हर लड़की की तरह इन आंखों ने भी देखे थे सतरंगी सपने। सपने पढ़ने के, जिंदगी में आगे बढ़ने के, सपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के। लेकिन इन सपनों को लग गई समाजवादी गुंडों की नजर। उन्हें रास नहीं आया एक बेटी का बढ़ना, उसका पढ़ना। गली के गुंडे आए दिन उसे छेड़ते, फप्तियां कसते। लेकिन इस बेटी ने इन गुंडों की बातों पर कान नहीं दिया। वो तो अपनी धुन की पक्की थी। उसे तो पढ़ लिख कर माता पिता का सपना पूरा करना था। लेकिन जब हद से बढ़ गई इन गुंडों की हरकतें, जब दबंगों के आगे लाचार हो गई सूबे की पुलिस, जब इस बेटी के पास नहीं बची कोई राह, तब उसने लिया अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला। एक ऐसा फैसला जो उठा रहा है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सुशासन पर सवाल। एक ऐसा फैसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर उठा रहा है सवाल। अखिलेश यादव जी, जरा आंखें खोलकर देखिए। प्रधानमंत्री जी, आप भी जरूर देखिए। एक बेटी का आत्मदाह। एक बेटी का आत्मदाह। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 17 साल की स्वीकृति ने आत्मदाह कर लिया, क्योंकि कुछ गुंडे दिन रात उसे रास्ते में आते जाते छेड़ते थे, उसके साथ बदतमीजी करते थे। स्वीकृति के घर वालों का आरोप है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद हमीरपुर की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। क्यों? क्योंकि गुंडों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। लड़की की मौत के बाद हमीरपुर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस मामले में यूपी सरकार ने हमीरपुर के एसपी को सस्पेंड किया है। उधर स्वीकृति से छेड़छाड़ का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर में जनता आक्रोश में है। इस आक्रोश की वजह समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों की गुंडागर्दी और हमीरपुर पुलिस की लापरवाही है। सड़कों पर हंगामा कर रहे ये लोग 17 साल की लड़की की खुदकुशी से नाराज हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन सूबे की पुलिस इंसाफ करने की बजाय इंसाफ मांग रहे लोगों पर ही लाठियां बरसाने लगी। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा नहीं थमा तो पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये नौबत आई क्यों? आखिर भीड़ का गुस्सा पुलिस पर क्यों फूटा? 17 साल की स्वीकृति को खुदकुशी के लिए मजबूर किसने किया? 17 साल की स्वीकृति खरे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर हमीरपुर के बीमार कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती थी। 12वीं में पढ़ने वाली स्वीकृति अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। बेटी की मेहनत और लगन देखकर पिता ने उसका दाखिला कोचिंग में करा दिया। लेकिन घर से कोचिंग तक का दरवाजा इस नाबालिग के लिए जी का जंजाल बन गया, और इसकी वजह था एक गुंडा जिसका नाम है जितेंद्र यादव। स्वीकृति के परिजनों का आरोप है कि जितेंद्र आए दिन उसके साथ छेड़खानी करता था, उस पर गंदी गंदी फप्तियां कसता था। लेकिन अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति चुपचाप उसकी हरकतों को अनदेखा करके आगे बढ़ जाती। स्वीकृति के घर वालों का कहना है कि उन्होंने जितेंद्र की शिकायत स्थानीय बीमार पुलिस थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। सुबह 6 बजे कोचिंग के लिए निकली। बीमार गांव की जितेंद्र यादव, भूरा यादव ने बच्ची के साथ छेड़खानी की, उसको पकड़ के खींचने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की। किसी तरह ये बच्ची जान बचा के अपने घर भागी। वो घर भागने के बाद वो इसने तेल डाल के आग लगा ली। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, क्या आप इस बेबस पिता का आरोप सुन रहे हैं? जरा कान लगाकर सुनिए। अपनी जवान बेटी की लाश अपने हाथों में उठाने वाला पिता आपकी सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है? वो 2-3 दिन से बराबर परेशान कर रहे थे। उनका आतंक है सर गाँव में, और उनको लोगों का यही धंधा है। कहीं कुछ सुनवाई भी नहीं होती, न कोई रिपोर्ट लिखता है, कहीं कुछ नहीं होता सर। शनिवार 25 जुलाई को स्वीकृति रोज की तरह सुबह सुबह कोचिंग के लिए निकली थी। तभी जितेंद्र यादव ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि उसने स्वीकृति के साथ बदतमीजी शुरू कर दी,
जब उसने इसका विरोध किया और शोर मचाया तो जितेंद्र ने अपने भाई भूरा यादव को भी बुला लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर उसे बेरहमी से मारा पीटा। दोनों गुंडों ने उसकी किताबें फाड़ दी। किसी तरह उनके चंगुल से खुद को बचाकर वो अपने घर पहुंची और रोते रोते अपनी मां को पूरा वाकया बताया। काफी मम्मी हमें नहीं पढ़ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी जरा गौर से सुनिए। मौत से पहले स्वीकृति ने अपनी मां से क्या कहा। स्वीकृति का ये हाल देखकर माता पिता के होश उड़ गए। दोनों तुरंत पुलिस में शिकायत करने के लिए निकल पड़े, लेकिन शायद स्वीकृति जानती थी कि हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसलिए माता पिता के घर से निकलते ही उसने खौफनाक फैसला किया। घर में पड़ा मिट्टी का तेल खुद पर उड़ेल लिया और आग लगा ली। जब तक आसपास के लोग आग बुझा पाते वो बुरी तरह से जल चुकी थी और अस्पताल पहुंचकर इस बेटी ने दम तोड़ दिया। बस आज ही बेटा पापा आ जाने तो चला तम जाने रिपोर्ट करता भी शादी। समाजवादी गुंडों की गुंडागर्दी के आगे बेबस एक बेटी ने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत का मातम मना रहे लोगों में से एक पुलिस की गोली का शिकार हो गया। हालांकि रस्मी तौर पर अखिलेश सरकार ने स्वीकृति और पुलिस की गोली का शिकार हुए युवक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ये मुआवजा इस माता पिता के जख्मों को भर पाएगा? शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। हम अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन इंडिया 9 बजे में अब बात सलमान खान की। बॉलीवुड के बैड बॉय सलमान खान एक ट्वीट करके ऐसा फंसे कि उन्हें 14 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। देर रात एक ट्वीट में सलमान ने 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने का विरोध किया था। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद सलमान खान के पिता सलीम खान ने उन्हें फटकार लगाई। चौतरफा विरोध देखकर और पिता के डांटने के बाद सलमान खान ने अपने सभी पुराने ट्वीट डिलीट किए, बिना शर्त माफी मांगी। उधर बीजेपी ने राज्यपाल से अपील की है कि हिट एंड रन केस में सलमान खान की जमानत को रद्द किया जाए। सलमान के खिलाफ लग रहे ये नारे उनके ट्वीट्स का नतीजा है। मुंबई में उनके घर के बाहर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया तो दिल्ली में हिंदू सेना नाम के संगठन ने सलमान का पुतला भी फूंका। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में शिव सैनिकों ने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के पोस्टरों पर कालिक पोत दी है। दरअसल ये सारा मामला देर रात 2 बजे शुरू हुआ, जब सलमान ने मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन के पक्ष में 49 मिनट के भीतर ताबड़तोड़ 14 ट्वीट कर डाले। सलमान ने लिखा, हैंग टाइगर, टाइगर के लिए भाई फांसी पर चढ़ रहा है, किधर है टाइगर? एक निर्दोष मारा जाएगा तो इंसानियत का कत्ल होगा। अगर फांसी देनी है तो टाइगर को पकड़कर फांसी दो, उसके भाई को नहीं। 3 दिन से ट्वीट करना चाहता था लेकिन डर रहा था। भाई को मत लटकाओ, उस लोमड़ी को फांसी दो जो भाग गया है। ये टाइगर नहीं बिल्ली है और हम एक बिल्ली को नहीं पकड़ सकते। नवाज शरीफ साहब, एक दरखास्त है कि अगर ये आपके मुल्क में है तो प्लीज बता दीजिए। इस ट्वीट के बाद सलमान के पिता सलीम खान भड़क गए और IBN 7 से खास बातचीत में कहा है कि सलमान ने जो बातें कही हैं वो बेकार हैं, अर्थहीन हैं, उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहिए। I don't agree with anybody who has got no knowledge about the subject or ignorant about the subject. उसके कोई ओपिनियन लें और आप उसको सीरियसली लें। I personally feel कि जो मैंने जो पढ़ा है बट टोटली रिडिकुलस और मीनिंगलेस है वो। पिता ने फोन कर सलमान खान को डांटा तो सलमान के समझ में आया कि मामला बिगड़ गया है। उन्होंने फौरन याकूब मेमन पर किए विवादित ट्वीट पर माफी मांग ली। सलमान ने लिखा, मैंने टाइगर मेमन को फांसी देने की बात कही थी और मैं इस बात पर कायम हूँ कि याकूब को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि याकूब निर्दोष हैं।
मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं अपने ट्वीट्स वापस लूं, क्योंकि इससे कई गलतफहमियां पैदा हुई हैं। इसलिए मैं अपने ट्वीट वापस ले रहा हूं। मैं बिना शर्त आपसे माफी मांगता हूं। सलमान ने माफी तो मांग ली, लेकिन ट्वीट करने और माफी मांगने के बीच 14 घंटे का वक्त लग गया। सलमान के ट्वीट पर भड़के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसको लेकर इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना ये शरारतपूर्ण है और सलमान जो है खुद अपराधी है, वो जेल से बाहर निकला है और बेल में है। उसको जानना चाहिए कि बेल कैंसिल करने के लिए हम पिटीशन मूव कर सकते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी राजनीति करने से नहीं चुके। कहा, आतंकवाद की न जाति होती है न धर्म, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसी ही तेजी समझौता धमाके के आरोपियों के लिए भी दिखाई जानी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस में अजमेर दरगाह शरीफ में जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में आतंकवाद में शामिल रहे, उनके बारे में केंद्र सरकार कहती है कि उनके केसेस को धीरे चलाओ, उनको तेजी ना लाओ। ये दोहरा जो मापदंड होता है, उसी की वजह से ओवैसी जैसे लोगों को मौका मिलता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए। वैसे हम आपको बता दें कि सलमान खान ही नहीं, देश की 40 बड़ी हस्तियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि याकूब मेमन की फांसी रोक दी जाए। इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में वृंदा करात, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, राम जेठमलानी और शत्रुघ्न सिन्हा सहित सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े जज भी शामिल हैं। सोमवार को याकूब की आखिरी दया याचिका पर सुनवाई है और पूरे देश की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। याकूब मेमन और टाइगर मेमन को लेकर सलमान खान ने जो 14 ट्वीट किए थे, उससे ये साफ हो गया था कि ट्विटर से काफी ज्यादा बवाल मचने वाला है। इसलिए सलमान खान ने 14 घंटे बाद इस पूरे मामले में बिना किसी शर्त के माफी मांग ली। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सलमान खान ने इतने सेंसिटिव मामले में ट्वीट क्यों किया। मुंबई से कैमरामैन समीर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और बिहार की चुनावी राजनीति जो कि बहुत हद तक जातिगत समीकरणों से भी जुड़ी हुई है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में 4 कद्दावर यादव नेताओं और कायस्थों के 2 सम्मेलन की वजह से राजनीति गरमाई रही। लालू यादव और शरद यादव ने एनडीए सरकार के खिलाफ गांधी मैदान में एक दिन का धरना दिया। उनके कभी करीबी रहे पप्पू यादव और साधु यादव ने गांधी मैदान के पास कारगिल चौक पर धरना देकर अपनी धमक दिखाई और शहर में जातीय समीकरण बिठाने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने कायस्थ सम्मेलन किया। दिलचस्प बात यह रही कि विवादों में चल रहे बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी और जेडीयू के इन कायस्थ सम्मेलनों में मौजूद रहे। बिहार में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पाटलिपुत्र के इस महासंग्राम में रविवार को लालू यादव अपने इस रथ पर सवार होकर गांधी मैदान में धरना देने पहुंचे। उनके साथ जेडीयू नेता शरद यादव भी धरने पर बैठे। जाति जनगणना प्रकाशित करने की मांग को चुनावी मुद्दा बनाकर सियासी माहौल बना रहे लालू यादव ने सोमवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर आग उगली। नरेंद्र मोदी तो उसी तरह से हम लोग नाचेंगे। हम जदवंशी जिस तरह से कृष्ण भगवान ने काली दह में घुस के उस नाग को नाचा था। गांधी मैदान में ही जन अधिकार पार्टी के सर्वेसर्वा पप्पू यादव भी धरना दे रहे थे। कभी लालू के करीबी रहे पप्पू यादव नीतीश लालू के गठबंधन और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। मौका मिलते ही पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ जमकर जहर उगला। आगे की लड़ाई साफ है कि 10 करोड़ लोगों को इन जुल्मी से और ये जो वार हो रहा है सिर्फ राजनीति सत्ता में आने के लिए इस 10 करोड़ नौजवान लोगों को और 67% नौजवान और छात्रों को कैसे इन लोगों से बचाया जाए। पप्पू यादव के मंच से थोड़ी दूरी पर लालू यादव के साले साधु यादव भी आरजेडी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ धरना दे रहे थे। साधु ने पप्पू यादव के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जीजा लालू यादव पर खूब बरसे। लालू जी नीतीश को पूरा समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे रहे हैं इसलिए ना अनैतिक समर्थन दे रहे हैं। वो नैतिक समर्थन नहीं है, अनैतिक समर्थन है। इसलिए ये समर्थन का बिहार में लोग नकार देंगे और तीसरा मोर्चा को बिहार की जनता देख रही है कि तीसरा मोर्चा। और पप्पू यादव
पप्पू यादव पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। गांधी मैदान यादव नेताओं का धरना हुआ तो पटना में 2 अलग अलग जगहों पर कायस्थ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनमें से एक सम्मेलन जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आयोजित किया था, जिसमें बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मौजूद थे। दूसरा कायस्थ सम्मेलन लालू यादव के करीबी विनोद श्रीवास्तव ने आयोजित किया था, जिसमें लालू यादव के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और सुबोधकांत सहाय ने हिस्सा लिया। बिहार के 4 कद्दावर यादव नेता और कायस्थों ने अलग अलग धरना और सभाएं कर राजनीति में अपनी दस्तक देने की कोशिश जरूर की, लेकिन सबके सुर और राग अलग अलग थे। ये वक्त ही बताएगा कि इनकी धमक कितनी दूर तक पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ आलोक वर्मा, पटना, IVN 7। अब एक ऐसा मुद्दा जिसे देश के प्रधानमंत्री ने उठाया और जो देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। देश में हर साल तकरीबन 1.25 लाख लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं और उसके कारण अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस मुद्दे पर चिंता जताई और ये कहा कि दुर्घटना के बाद घायलों को कैशलेस इलाज की योजना पर उनकी सरकार काम कर रही है। देश में हर मिनट में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए सड़क सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने सड़क हादसों में लोगों की मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि घायलों की मदद के लिए जनता में और ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए। पीएम के मुताबिक सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि सड़क हादसों में दम तोड़ने वाले लोगों में से अधिकतर 15 से 25 साल के नौजवान होते हैं। जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं। एक और प्रोजेक्ट हम लिए हैं, आगे चल के इसका विस्तार भी होने वाला है, कैशलेस ट्रीटमेंट। दरअसल किसी भी सड़क हादसे में शुरुआती कुछ घंटे जान बचाने के नजरिए से बेहद कीमती होते हैं। अगर तुरंत इलाज मिल जाए तो घायलों की जान बचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआती 50 घंटों में कैशलेस यानी बिना पैसों के इलाज मुहैया कराने की योजना यही सोचकर बनाई जा रही है कि किसी भी घायल को पैसे की कमी आड़े न आए। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने कारगिल दिवस के मौके पर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि मानसून की शुरुआत अच्छी हुई है और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के गांव का भी उदाहरण देते हुए कहा कि उस गांव के लोगों ने मिलकर शौचालय बनाए हैं और अब वहां कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। हालांकि पीएम की मन की बात पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। काफी दिनों से जो प्रधानमंत्री इस सब घटना के बाद बोल रहे हैं तो हर इशू पे बोलते हैं। कल वो बिहार गए थे, बिहार में भ्रष्टाचार की उन्होंने नहीं बात की, इसलिए कि लोग हंसने लगेंगे उनके भ्रष्टाचार के बारे में, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में उनके पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मन की बात में तो भ्रष्टाचार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुझाव भेज रहे हैं, जो अच्छी बात है। उन्होंने आम लोगों से 15 अगस्त के भाषण के लिए भी सुझाव मांगे। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। इंडिया 9 बजे में रोज हम आपको व्यापम पर अपडेट देते हैं, जिसे मौत का कुआं भी कहा जा रहा है। व्यापम महाघोटाले की सीबीआई जांच जारी है। अब इस मामले में सीबीआई ने एक और एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की इस एफआईआर में 38 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। इन आरोपियों में व्यापम के परीक्षा नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा मंत्री के पूर्व OSD, इनके भी नाम हैं। ये एफआईआर मध्य प्रदेश में पुलिस सूबेदार और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले से जुड़ी है। ये भर्ती परीक्षा 2012 में व्यापम के तहत हुई थी। व्यापम घोटाले का शिकार बने लोगों में सबसे चर्चित नामों में से एक है जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर DK साकल्ले का। साल भर पहले डॉक्टर साकल्ले की जली हुई लाश उन्हीं के घर में मिली थी। अहम बात यह है कि डॉक्टर साकल्ले न तो व्यापम घोटाले के आरोपी थे न गवाह। बोला यह गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो इस पर सवाल उठाती है। उनका परिवार कहता है अगर सच सामने आया तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। डॉक्टर साकल्ले अपने मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़े के जरिए प्रवेश लेने वाले
कई मुन्ना भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे चुके थे और शायद यही उनकी मुसीबत की वजह बनी। नौकरी में बड़े प्रॉब्लम निकले होते हैं, फोन आता ऊपर से कि ऑर्डर दो, नहीं दोगे तुम्हारी ऐसी कैसी कर देंगे। हमारे जैसे थोड़ी यहाँ करना कर दो ऐसी कैसी क्या करोगे, रिटायर करोगे, ट्रांसफर करोगे, दूसरे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सस्पेंड करोगे, कर लो जो कुछ करते बने कर लो, जो प्रेशर में आ गया वो ऑर्डर दे देगा, उससे रोएगा बैठ। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डी.के. साकल्ले का ये बयान बहुत कुछ कहता है। ये बातें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से व्यापम में हुए फर्जीवाड़े के जरिए प्रवेश लेने वाले छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद कही थी। इसके बाद 4 जुलाई 2014 को डॉक्टर साकल्ले की बुरी तरह जली हुई लाश उनके ही अपने घर में मिली थी। पुलिस को सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर साकल्ले की आग लगने से मृत्यु हो गई है। उनकी जिसके फलस्वरूप हम यहाँ घटनास्थल पर आए हुए हैं और उनकी मृत्यु की जांच अभी। कितने फीसदी उनके ये बर्न हुए थे? करीबन 90%। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर साकल्ले ने आग लगाकर खुदकुशी की, लेकिन उन्हें जानने वाले लोगों का कहना है कि डॉक्टर साकल्ले आग लगाकर जान दे ही नहीं सकते। तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, उन्होंने सबसे ज्यादा मुन्ना भाई एमबीबीएस को सस्पेंड किया था और शायद व्यापम से संबंधित जानकारियों को आदान प्रदान भी वो कर रहे थे और परेशान दिखते थे। जब मैं उनको बोलता था कि आप डीन हो, मेडिकल कॉलेज बढ़िया कर लो सर, अच्छा हो जाए, तो बोलते थे मैं डीन नहीं दीन हूँ। इस टाइप की बातें वो करने लगे थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर साकल्ले ने अपने कार्यकाल के दौरान 2008 से 2013 के बीच फर्जी तरीके से प्रवेश लेने वाले करीब 50 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इन सभी छात्रों का एडमिशन व्यापम के जरिए ही हुआ था। डॉक्टर साकल्ले की ठीक 1 साल पहले जलने से संदिग्ध हालात में मौत हुई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने डॉक्टर साकल्ले की मौत की अलग से सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की, मगर सीबीआई ने इसे उस वक्त जांच के लायक नहीं पाया। लेकिन अब सीबीआई डॉक्टर साकल्ले की मौत को व्यापम से जोड़कर जांच के दायरे में ला सकती है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।